स्टार्ट करें। राइट, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ और बाकी सभी लोग जो है मुझे रिप्लाई करेंगे। मेरी बातें पहुंच रही है, मेरी बातें पहुंच रही है और स्टार्ट करते हैं। राइट, पायल जी गुड मॉर्निंग। आज हमें पढ़ना है वैदिक सभ्यता में धर्म दर्शन। तो थोड़ा सा जो है हम पहले रिवीजन लेते हैं, पूरी बैकअप रिकेप के जैसा, और जो कुछ पुराने अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो दिमाग में आ जाएगा वो कुछ बातें। शॉर्ट में ले रहे हैं इनको, कुछ बातें जो है जो डायरेक्टली बस आपको सुनना है, तेजी से जिनको मैं आगे लेते चले जाऊंगा। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग धर्म दर्शन को। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको सिद्धार्थ? रिप्लाई करिए मुझे, दिख रहे हैं कि आपको ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है वो दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है ये? ठीक है, मुझे रिप्लाई करेंगे इसमें। अब जैसे कि जो है हम लोग जानते हैं कि प्राचीन जो इतिहास है, जैसे भारत का जो प्राचीन कालीन जो इतिहास है, उस प्राचीन कालीन इतिहास में जो है प्रारंभिक जो है सबसे पहले कौन सा है? वो प्रागैतिहासिक काल जानते हैं ये। और प्रागैतिहासिक काल का मतलब कौन कौन सा हो गया? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, इसकी बात की हम लोगों ने। अब पूरा पाषाण काल में कौन कौन सा है? निम्न पूरा पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल है, उच्च पूरा पाषाण काल है। अब उसके बाद कौन सा काल खाया? नव पाषाण काल। ठीक है, और उसके बाद फिर कौन सा कालखंड आया? आद्य ऐतिहासिक कालखंड। आद्य ऐतिहासिक कालखंड का मतलब कौन सा है? एक तो सिंधु घाटी सभ्यता है, मगर इनके साथ साथ और साथ में कौन कौन से इसमें ताम्र पाषाणिक भी है, और साथ में कौन सा है? महापाषाणिक भी है। ठीक है, कौन सा है? महापाषाणिक। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में चूंकि लंबे समय तक इसमें कोई इतिहास वगैरह लिखन नहीं हुआ था, कोई लिपि प्राप्त नहीं हुआ था, इनके बेसिस पर इनको आद्य ऐतिहासिक मान लेते हैं। ठीक है, तो पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। उसके बाद फिर कौन सा है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब क्या है? जिनकी लिपि हमें प्राप्त हुई है वहां से ये। अब उसके बाद फिर मैं कुछ कुछ लेके चले जा रहा हूं मैं ये पाषाण काल वाला। तो पाषाण काल में कितने हमारे पास में है? 3। पाषाण काल मतलब कौन सा हो गया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये मेनली इनके औजार किससे बने हैं? ये पत्थर के बने हुए हैं। ये सबसे पुराने बेकार अनगढ़ प्रकार के पत्थर है। उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा ठीक प्रकार के, और उसके बाद थोड़ा सा और अच्छे प्रकार के। पूरा पाषाण का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? भीमबेटका। भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां की घाटी में? नर्मदा नदी की घाटी में ये भीमबेटका है। ये ऐसे और भी पढ़े हम लोग कई। ठीक है, आदमगढ़ भी है ऐसी है। ठीक है, और वैसी जो है तो भीमबेटका में क्या है? गुफा चित्र मिला है। वो हाथी में बैठ करके जो है ऐसे प्राचीन मानव, आदि मानव जो है घूम रहे हैं, ये वाला चित्र मिला, रंगीन दिखाया था मैंने। वो एक सुअर का चित्र बताया था मैंने, वो भी इसी में है। फिर जो है कौन सा? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या है? थोड़ा सा अब बदलाव आया, थोड़ा सा परिवर्तन आया कि यहाँ पर वो पशुपालन करना शुरू कर दिया मध्य पाषाण काल में ये। ठीक है, उनमें एक जगह का नाम है जिसकी सराय नहर राय, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है। वैसी जो है महादया, ये भी क्या है? उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है। आदमगढ़, या आदमगढ़ कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में। ये नर्मदा नदी के जो है जस्ट नीचे वाले हिस्से में ये। ठीक है, तो यहां पर आदमगढ़ है। और एक क्या है? बागोर। ये बागोर जो है राजस्थान में है। ठीक है, बस सुनते चले जाना है, दिमाग में ऐसे रहेगा तो अच्छा है। अगर क्वेश्चन आया तो बन जाए वो। ठीक है, तो यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मतलब मध्य पाषाण काल में क्या है कि पशुपालन करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं मैं इस तरफ। ठीक है, अब उसके बाद कालखंड कौन सा आया? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का मतलब क्या होगा? इसमें खेती बाड़ी करते हैं ये। मतलब पूरा पाषाण काल में कोई खेती बाड़ी नहीं है, सिर्फ शिकार करते हैं, आखेटक है, खाद्य संग्राहक है, खाना बदोश प्रकार का जीवन है। जहां पर खाना मिला वहीं पर पेड़ में लटक गए। राइट, यही इस तरह से ये। ठीक है, उसके बाद फिर जो है मध्य पाषाण वाला आया, तो वहां पर शिकार करने के साथ साथ क्या करता है? वो पशुपालन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और पशुपालन में सबसे पहले किसको पाला? उसने कुत्ते को पाला। ठीक है, और कुत्ते को क्यों पाला? क्योंकि वही उनको जो है शिकार करने में हेल्प करता है ये। ठीक, उसके बाद फिर आगे कौन सा आ गया? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मतलब कौन सा? नियोलिथिक एज।
ठीक है, वो पत्थर के प्रयोग करते हैं, मगर अब उनके औजार जो है थोड़ा अच्छा होना शुरू हो गया है ये, ठीक है, उनके औजार क्या है, अच्छा होना शुरू हो गया है, ठीक है। साथ में वहां आग का वो ठीक प्रकार से प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले कच्चे मांस खाते थे, अब लोग पका पका कर खाना शुरू कर दिए, ठीक है। और उसके बाद खेती वेती का उन्होंने यहीं पर शुरुआत किया। किस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं, नवपाषाण काल में। नवपाषाण में उनके जो औजार के समय है छोटे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। मैक्रोलिथिक, मैक्रो मतलब क्या है, इनके सूक्ष्म पाषाण, सूक्ष्म उपकरण है, सूक्ष्म औजार हथियार है ये, ठीक है। तो उसमें कौन सा है, एक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, कोल्डी हवा है। कोल्डी हवा जो है उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, जहां से में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है भारत में। कहां पर, भारत में है, ठीक है। वैसे दूसरा महत्वपूर्ण जगह है बुर्जहोम। बुर्जहोम, बुर्जहोम कहां पर, ये जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जो है, कश्मीर में सोन नदी की घाटी के किनारे ये बुर्जहोम। अब बुर्जहोम, बुर्जहोम में जो है ये यहाँ पर वो गर्तावास, गर्तावास मतलब जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर मानव रहता है, और वहीं पर एक अवशेष भी मिला है, कंकाल, मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें साथ में मानव कंकाल के साथ साथ उनके कब्र में जो है वो कुत्ते का भी कंकाल मिला है एक साथ। मतलब व्यक्ति अगर भगवान को प्यारे हुए होंगे तो उनके साथ वो कुत्ते को भी दफन कर गया, ठीक है, उनको प्यारा रहा होगा इसीलिए, ठीक है, वो एक साथ मिले हैं। चिराद, ये जगह का नाम है चिराद, ये बिहार में है। ये चिराद जो जगह है कहां पर है, बिहार में है। ऐसे बार बार रिविजन ले लूंगा तो कुछ देरी से ये याद हो जाएगा, पूछिए, ठीक है। एक मैंने को सुना है कोल्डी हवा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। उससे बोलते रहेंगे अपनी जगह बैठे बैठे, ठीक है, प्रशंसा अपनी जगह बैठकर आप बोलते रहेंगे, अकेले ही बोलेंगे और खुद ही सुनेंगे, ठीक है। और कोल्डी हवा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। बुर्जहोम कहां पर है, उत्तर, बुर्जहोम कहां पर है, कश्मीर में है ये। बुर्जहोम कहां पर है, कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा है, चिराद। चिराद जो है यहाँ पर जो है वो पशु की हड्डी के बने हुए जो है हथियार मिले हैं ये, ठीक है। हड्डी, पशु के हड्डी के जो है ये हिरण के सींग के बने हुए उपकरण। और हिरण के सींग मतलब जानते हैं, वो जो ऐसे लंबे से ऐसे होते हैं इस तरह से ये, ठीक है। अब हिरण तो कई प्रकार के है, अलग अलग उस प्रजाति के, तो उसमें जो ऐसे लंबे काले वाले होते हैं ना, ये उस तरह का वो, तो हालांकि वैसे सिंह नहीं है, ठीक है। तो ये तो बता पाता मैं, ठीक है। तो क्या है, चिराद से क्या मिले, पशु की हड्डी के, पशु हड्डी से बने हुए एक हथियार मिला है। चिराद कहां पर है, बिहार में है, ठीक है। उसके बाद फिर एक जो है इंपॉर्टेंट जगह है संगन कल्लू। कई बार एग्जाम्पल लिया हूं मैंने इसको, संगन कल्लू। ये संगन कल्लू कहां पर है, संगन कल्लू कहां पर है, कर्नाटका में ये संगन कल्लू, ठीक है। कहां पर है, कर्नाटका में। मुझे अब रिप्लाई करते चले जाएंगे, मैं कुछ कुछ पूछूंगा तो मुझे फटाफट रिप्लाई करेंगे, भले थोड़ा लेट से ही सही, मगर रिप्लाई जरूर करेंगे ये, राइट, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं इस तरफ। संगन कल्लू, संगन कल्लू कहां पर, कर्नाटका में, ठीक है। उतनूर भी कहां पर, कर्नाटका में। ये पर मास्की वगैरह भी है, देखो राख के टीले मिले हैं। राख मतलब क्या होता है, राख मतलब क्या है, गोबर जो है सूख गया, बाद में उस पर आग लग गया, उसका है राख, उसके टीले मिले हैं। वो पशुपालन भी करते थे, तो वहीं पर सब एक साथ डम कर देते हैं ये गोबर कंडे उस सबको वो, और फिर बाद में पता चला कि वहां पर आग लग गया और वहां पर राख का ढेर बन गया, ठीक है। इसलिए बोलते हैं वही, ये कहां पर मिला है, ये संगन कल्लू में ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, ये तो कौन सा हो गया, पाषाण काल वाला हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद फिर कहां चलेंगे, इसके बाद में कौन सा कालखंड आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता वाला है। ये कांस्य युग आ गया। इसके पहले क्या चल रहा था, पत्थर वाला युग चल रहा था। अब यहाँ पर क्या है, कांसे वाला। कांसे वाला का मतलब क्या है, तांबा और टीन को मिलाकर हमने क्या बना दिया, हड़प्पा वासियों ने क्या बना दिया, कांसा बना दिया, ठीक है। और ये चूंकि इनका सभ्यता का विस्तार कहां पर था, सिंधु नदी के किनारे था, जिनमें प्रारंभिक जिनकी साक्ष्य मिले हमें कौन सा है, वो हड़प्पा, और सेकेंडरी जो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। पहली स्थल खुदाई हुआ हड़प्पा का, और दूसरी स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। इनके बेसिस पर इनको फिर जो है प्रारंभिक जो है प्रारंभ में इनको सिंधु सभ्यता कहा गया, सिंधु नदी किनारे विस्तार है करके, मगर बाद में इनको क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में है। तो ये जो है वर्तमान में जो है जो मानते हैं, तो इसमें तीन, तो उसमें कई से इंपॉर्टेंट, तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हम लोग जो डिस्कस किए हैं क्लास में, उसमें जो है हम लोगों ने इसमें 3 चरण की बात किया था। इसमें प्रारंभिक है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है परिपक्व वाला है, जिसमें नगर बन गया। उसके बाद नगरों का पतन वाला फेज है। तो उसी में जो है बड़े बड़े नगर है इस समय। ये हड़प्पा सभ्यता में क्या है, एक नगरी सभ्यता है और बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है ये, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है ये, ठीक, जिनमें कई स्थल है। इनका विस्तार किस तरफ है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मतलब किन की बात कर रहे हैं हम,
जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी, मतलब कहां पर, पाकिस्तान के पंजाब वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान को सिंध वाला क्षेत्र है, और इस तरफ भारत में देखिए तो कुछ जम्मू कश्मीर का भी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है इनका, दक्षिण का, जैसे बांदा वहां पर है। उसके बाद फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो उसमें जो हरियाणा वाला क्षेत्र है वहां पर हरियाणा है, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आलमगीरपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये जो पूर्वी क्षेत्र हो गया, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र में क्या है, मांडा, ये जो है कश्मीर में ही है, चिनाब नदी किनारे। वैसे फिर दाइमाबाद, ये सबसे दक्षिणी स्थल है, ये दक्षिणी स्थल अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में है, ठीक है, गोदावरी नदी किनारे है ये। पूर्व में आलमगीरपुर, पूर्व में क्या है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर के मतलब किनकी बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश में ये हिंडन नदी किनारे। पश्चिम में कौन है, सुतका गंडोर, ये पाकिस्तान में है, उधर दास्क नदी के किनारे है, कौन सा जगह है, सुतका गंडोर, राइट, ठीक है। इसके बाद और आगे बस फटाफट में ले जा रहा हूं मैं। उसके बाद एक हड़प्पा, हड़प्पा जो है कहां पर है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कौन सा जिला है, मानगोमरी जिला है। किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। किसने खोज किया था इनका, दयाराम साहनी ने किया था। कब खोज किया था, 1920 में खनन किया और 21 में पूर्ण हो गया है। यहाँ पर क्या मिला है, बड़ा अन्नागार मिला हुआ है। यहाँ पर क्या मिला, बड़ा अन्नागार, विशाल अन्नागार। अन्नागार का मतलब क्या है, बड़ा कोठार है, ठीक है। वहां पर समाधान, एक बड़ा एक समाधान, मतलब बहुत सारे जो है एक साथ, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ में दफन किया गया है। उनको जो है R37 दफन समाधान कहते हैं। यहां से जो है नित्य मुद्रा में खंडित एक धड़, ठीक है, वो धड़ मतलब ये एक मूर्ति है एक तरह से देखा जाए तो वो, ठीक है। और ऐसे ही जो है, और यहीं पर हड़प्पा से जो है एक मूर्ति से जो है, एक मूर्ति से जो है उनके एक जो है उसको मातृ देवी मानते हैं। मातृ देवी की मूर्ति भी यही प्राप्त हो, कहां से, ये हड़प्पा से। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, कौन सा है, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो में जो है, मोहनजोदड़ो में जो है, ये मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, ये जो है सिंधु नदी किनारे है। यहां पर कौन सा था, ये रावी नदी किनारे है, और यहां पर कौन सा है, सिंधु नदी किनारे। सिंधु नदी किनारे जिनकी खोज किसने किया, राखालदास बनर्जी ने। कब, 1921 में खुदाई शुरू किया था और 22 में कंप्लीट हो गया। यहां पर क्या मिला, तो वृहद स्नानागार मिला है। हड़प्पा में क्या मिला है, बड़ा कोठार मिला, यहाँ पर स्नानागार। स्नानागार का मतलब क्या है, तालाब मान लीजिए, मगर इनके साथ में क्या है, अन्नागार भी मिला हुआ है। कहां से बात कर रहे हैं हम, मोहनजोदड़ो। यहीं पर जो है नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली हुई है, कांसे की मूर्ति नर्तकी की है, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं पर जो है वो स्वास्तिक के प्रतीक चिन्ह में यही से मिले हुए हैं, ठीक है। और वो एक पुरोहित बाबा के जो है, पुरोहित जो बाबा है उसका भी मूर्ति यहीं पर से मिला हुआ है। कौन सा हो गया, मोहनजोदड़ो। उसके बाद फिर तीसरे महत्वपूर्ण चल गए लोथल। और लोथल जो है कहां पर है, गुजरात में। कौन सी नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे है, ठीक है। प्रशंसा कुछ रिविजन हो रहे हैं ये। और कौन कौन है इसमें, देविका है कि नहीं, और किरण क्लास में, ठीक है। मुझे पता नहीं चल पा रहा है, मुझे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ये, हाँ लोथल, तो लोथल कहां पर है, गुजरात में। ये क्या है, महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है ये, ठीक है। और किस नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे है। कौन सा नदी हो गया, भोगवा। इस तरह हम लोग सबसे पहले उसमें मांदा की बात किए थे, वो चेनाब नदी किनारे हो गया। आलमगीरपुर की बात किया था मैंने अभी, का हिंडन नदी किनारे हो गया, ठीक है। और इस दक्षिण में एक और बात किए थे हम लोग, उसमें कौन सा है, तो लोथल। तो लोथल कहां पर है, ये भोगवा नदी किनारे कहां पर, गुजरात में है, ठीक है। और ये क्या है, बंदरगाह नगर है ये, ठीक है। एक साथ 3 युगल समाधि, एक साथ 3 लोगों को दफना दिया गया है यहाँ पर। एक साथ क्या है, 3 लोगों को दफनाया गया है। डाक यार्ड मतलब गोदी बाड़ा है। गोदी बाड़ा मतलब क्या है, वो जहां पर जहाज आते थे और वहीं से वापस चले भेज जाते थे। मनिके बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर है ये। यहीं पर जो है हाथी दांत के जो है साक्ष्य मिले हैं हमें। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ सब मैं, ये लोथल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात में कच्छ के रण में जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता कौन सा है, राखी गढ़ी है। कौन सा है, राखी गढ़ी है, ठीक है, राखी गढ़ी। तो धौलावीरा, धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात में, एग्जाम में बहुत पूछते हैं इनको, बहुत सुर्खियों में रहता है आए दिन ये। अभी यहाँ पर उत्खनन भी और किया ही जा रहा है ये। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इनके जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या है, वहां पर जो है वाटर हार्वेस्टिंग जो है के लिए 3 तालाब उनके साक्ष्य मिले। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उसने क्या किया है, 3 तालाब, मतलब पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए उसने 3 बड़े बड़े तालाब, और उसमें पानी की उनको प्लोरीफाई करके ये उनके शुद्धिकरण करके जो है पानी पीने की व्यवस्था ये की है, इनके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर 10 चिन्हों वाला जो है एक शिलालेख तो नहीं है, वो लकड़ी का लेख है बेसिकली। वो क्या है, लकड़ी का लेख, मतलब एक तरह से प्रवेश द्वार,
प्रवेश द्वार होता है ना, जैसे इसमें कि आपका इस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में जो हार्दिक अभिनंदन करती है, ये फिर इस तरह का ऐसा, तो उसमें 10 अक्षर लिखा हुआ है, हालांकि वो अक्षर को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, थोड़ा बीच में जाओ। ठीक है, इस तरह से ये तो कहां से हो गया, ये कौन सा है, धौलावीरा। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा इसके साथ बताया था मैंने कौन सा है, पीलीबंगा भी। तो कालीबंगा हो चाहे पीलीबंगा हो, ये सब के सब कहां पर है, राजस्थान में है। कालीबंगा हो चाहे पीलीबंगा हो, ये सब के सब कहां पर है, राजस्थान में। राजस्थान में वहीं पर जो एक नदी है, कौन सी नदी है, घग्गर नदी। कौन सी नदी है, घग्गर। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है। ये हनुमानगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, रणनीतिक दृष्टिकोण से जो है, स्ट्रेटेजिकली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर कोने में है। ठीक है, राजस्थान में हनुमानगढ़ वाला जो है, और यहीं पर बताया था मैंने कि आसपास में यहीं पर जगह है चूरू, जहां पर सबसे अधिकतम तापमान दर्ज होता है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र है अभी वर्तमान में ये। ठीक है, तो कालीबंगा है, कालीबंगा से बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं। इसमें कच्ची ईंट से बने हुए भवन मिले हुए हैं हमें। ठीक है, और यहीं पर जो है वो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जैसे जुताई वर्तमान में करते हैं वैसे ही यहाँ पर जुताई के साक्ष्य मिले। यहीं पर भूकंप आने के भी साक्ष्य मिले हैं ये। ठीक है, और भूकंप आने के कहां के बात किया मैंने, कालीबंगा। नंबर 1 किसके बात किया मैंने, हड़प्पा। नंबर 2 किसका, मोहनजोदड़ो। नंबर 3 किसका, कोथल। उसके बाद फिर किसका, धौलावीरा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सब कुछ ये। ठीक, ये फटाफट बस रिवीजन ले रहा हूं मैं। उसके बाद फिर अभी जो है वैदिक सभ्यता में जो है धर्म दर्शन पढ़ेंगे। धर्म और दर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजे लेकर पढ़ना है। ठीक है, ऐसे भी इंद्र देवता काफी प्रसन्न है आज, और उनको प्रसन्न करने के लिए पहले तो स्तुति कर देते थे, मगर आज का तो बिना स्तुति की भी क्या है, बिना स्तुति की भी क्या होता है, बारिश हो रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि मूसल के जैसा ही पानी का धार जो है बरस रहा है। इसीलिए जो भारतीय मौसम विभाग ने क्या घोषित कर रखा है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो सावधानी से रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। राखीगढ़ी, ये राजस्थान में है। राजस्थान में राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़पाई नगर है। क्षेत्र उनका बड़ा है, काफी बड़ा है। राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी के किनारे, घग्गर वो पौराणिक जो सरस्वती नदी, वही उनका बचा हुआ जो नदी शेष है, क्या है, घग्गर नदी कहते हैं ये। ठीक है, ये राखीगढ़ी ये कहां पर है, हरियाणा में है ये। ठीक है, ये भारत में स्थित सबसे बड़ा सप्त सिंधु में से वही है कि ये सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पाई। ये बनावली जो है कहां पर है, ये भी हरियाणा में है। अब इसमें पक्की मिट्टी के बने हुए जो है हल मिला है, हल हल मतलब हल इसको वैदिक में जो है हल मतलब क्या है, वैदिक काल में जो है ऋग्वेद में जिनके लिए लांगल, ऋग्वेद काल में क्या है, लांगल। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, प्रशंसा मुझे बताएंगे छत्तीसगढ़ी में जो है लांगल को क्या बोलते हैं। राइट, मुझे मैसेज करेंगे, मुझे रिप्लाई करें जल्दी से ये। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल गया, कहां गया, राखीगढ़ी में क्या मिल गया, ये बनावली में क्या मिला है, पक्की मिट्टी का बना हुआ हल, मतलब टेराकोटा। टेराकोटा समझते हैं, टेराकोटा मतलब क्या होता है, वो मिट्टी के बनाए हुए जो खिलौने जैसा होता है उसे क्या बोलते हैं, टेराकोटा फिगर कहते हैं ये। ठीक है, वो टेराकोटा है उनका, वो मतलब ये मिट्टी के खिलौने जैसे कि हम बचपन में से बनाते थे, चुकिया और ये सब चीज, बैल वैल, और इस प्रकार से उसमें वो क्या बोलते हैं उनको, वो इस तरह से वो क्या बोलते हैं उनको, वो बचपन में सब खेलते थे ना हम लोग ये। ठीक है, आप लोग खेले नहीं होंगे, हम लोग खेले हैं बचपन में उस समय। ठीक है, इस तरह का ये तो क्या है, बनावली कहां पर है, हरियाणा में है। रोपड़ सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, रोपड़ जो है कहां पर है, ये पाकिस्तान सतलज नदी किनारे, कहां पर है, पंजाब में, भारत में है रोपड़, पंजाब में। ठीक है, और यहाँ पर वही सेम स्थिति है मैंने कि इंसान के साथ साथ जो है व्यक्ति के साथ साथ पालतू कुत्ता को दफना दिया गया है साथ में। एक और मैंने बताया था जहां पर कुत्ते को साथ में दफन कर दिया गया है, वो कौन सा वाला है, बुर्जहोम। कौन सा है, बुर्जहोम। अब बुर्जहोम कहां पर है, बुर्जहोम कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक, उसके बाद फिर जो है तो हाँ ये हो गया। तो रोपड़ में क्या मिले है, मानव के साथ जो है कुत्ते को भी दफन कर दिया गया है। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं वैदिक में चला गया फटाक से ये। ठीक है, तो वेद के बारे में, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ मतलब जो है वेद, वैदिक सभ्यता के बारे में जानने का जो बेसिक स्रोत है ये, वो क्या है, वेद है। ठीक है, तो पूरी जितनी भी वैदिक साहित्यिक ग्रंथ है उसके बात करेंगे हम। पहले नंबर में क्या बात करेंगे इसमें, ये जो वैदिक सभ्यता कहता हूं, इनका जो कालखंड क्या है, तो वैदिक सभ्यता मतलब पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और इसका जो कालखंड जो है, तो हालांकि बहुत अधिक सटीक नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कि 1520 से लेकर 1000 तक पूर्व वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल।
ठीक है, 1000 BC से कब तक, 600 BC तक। ठीक है, तो उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल में जो है केवल पूर्व वैदिक काल की जानकारी किससे मिलती है हमें, ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में कितने मंडल है, मुझे जल्दी से जो है उस तरफ देविका मुझे मैसेज करके बताएंगे ऋग्वेद में कितने मंडल। ठीक है, और उसमें जो पुराने मंडल है वो क्या है, दूसरे से लेकर के 7वें हैं। और उसके बाद फिर जो है, हाँ, तो एक तो वेद हो गया, वैदिक सभ्यता में जानकारी जिससे मिलती क्या है वो वेद है। और उसके बाद फिर वेद के साथ फिर वेद कितना है, 4 नंबर वेद। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, नंबर 1 क्या है, ऋग्वेद है। नंबर 2 क्या है, साम है। नंबर 3 क्या है, यजुर है। और नंबर 4 क्या है, अथर्व। ठीक है, 4 वेद है ये। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया, ऋग्वेद। ये सिर्फ रिवीजन ले रहा हूं बस फटाफट करने, तो उसके बाद तुरंत और आगे बढ़ना है हमें ये। ठीक है, अभी वेद को किस भाषा में लिखा गया, वैदिक संस्कृत में। लिखा तो बहुत बाद में किया गया, भले इसमें ऋचाओं की मंत्रों की रचना कर दिया गया और लगातार रट्टे मारते चले गए पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, और वेद का संकलन कौन करता है, जिसकी वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहते हैं। ये सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद है। कितने मंडल, 10 मंडल। ठीक है, अभी तक ठीक है, देविका 10 मंडल तो लिख ही दिए हैं, 2 से 7 पुराना है, बाकी सब क्या है, नया है। इसमें जो है वेद त्रयी एक टर्म्स है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, प्रीम पूछा भी है और मेंस में पूछा ही है, आईएएस में पूछा है। वेद त्रयी एक टर्म्स है। वेद त्रयी एक ये शब्द है जिसमें वेद त्रयी के मतलब उसमें 4 वेदों में से जो है अथर्व वेद को सम्मिलित नहीं करते हैं। ये अथर्व वेद को सम्मिलित नहीं करते हैं, तो उसमें कौन कौन सम्मिलित हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, अब वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता है। अभी देवता है तो पढ़े ही नहीं है, पढ़ेंगे जो थोड़ी देर में पढ़ेंगे उनको। ठीक, इसमें क्या है, इंद्र और अग्नि, ये महत्वपूर्ण देवता है। और भी कई देवता है, आज तो देवता ही देवता पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी जो है कई प्रकार के मिलते हैं इनमें से ये। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से, अभी क्योंकि मुझे पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें जो है दूसरा और ऋग्वेद के मंडल है, तो ये ठीक है, इसमें 8 मंडल है, इतना हम नहीं जाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेंगे ये। तो ऋग्वेद में हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, गायत्री मंत्र मतलब कौन सा वाला, भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यही पढ़ते हैं ना गायत्री मंत्र। तो ये गायत्री मंत्र जो है, ये जो है विश्वामित्र ने रचना किया है। ये कौन है, विश्वामित्र। ये विश्वामित्र जो है पहले भरत कुल हुआ करता था। ठीक है, उसके जो है ये पुरोहित हुआ करते थे ये, और इन्होंने जो है गायत्री मंत्र की रचना की है। कई मंत्रों की रचना जो है ये विश्वामित्र ने किया हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है विश्वामित्र ने एक मंत्र जिसकी रचना किया, कौन सा मंत्र है वो, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र मतलब समझा ना, ये किस देवता समर्पित है, ये सूर्य देवता। कौन सा है, सूर्य देवता। अब बाकी जो है इसमें और मैं छोड़ दे रहा हूं उसको, वहां से आगे बढ़ रहा हूं मैं। एक पढ़ते हैं 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध पढ़ते हैं हम लोग ना, बताया था मैंने, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था रावी परुस्ती नदी के किनारे। परुस्ती मतलब रावी नदी किनारे। ठीक है, तो इसके बारे में उल्लेख किसने किया है, वशिष्ठ। ठीक है, किसमें, वशिष्ठ। और मूल कारण वही था कि विश्वामित्र को हटाकर किसको बना दिया गया था, वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया था, और इसलिए 10 राजाओं का युद्ध भी हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें कितने मंडल है, 10 मंडल है ये। ठीक है, अब उसके बाद फिर मैं और आगे बढ़ रहा हूं। 10 मंडल हो गया, उसके बाद फिर जो है अभी संहिता कह देते हैं कभी कभी, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ में। संहिता मतलब क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक बताया मैंने वेद त्रयी, अभी क्या बताया था मैंने, वेद त्रयी। वेद त्रयी मतलब अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। राइट, वेरी गुड। ठीक है, और बाकी सबको समझ में आ रहे हैं आज, देविका आज ठीक ठाक समझ में आ रहा है, सब दूर बैठ के पढ़ रहे हैं। और निधि मैसेज करेंगे मुझे, मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद फिर और आगे जो है वैदिक साहित्य में, तो ये देखो वेद त्रयी मैंने क्या बताया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद का मतलब क्या हुआ, ऋग मतलब ज्ञान, ऋग का मतलब क्या, ऋग नहीं, वेद, वेद का मतलब क्या होता है, वेद जो है विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है ये। ठीक है, तो वेद का मतलब सामान्य भाषा में क्या हो गया, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानना, जानना एक्चुअल में वो। ठीक है, तो कितने वेद है, 4 वेद। नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुति है। उसके बाद दूसरा क्या है, वो स्तुति को जो है थोड़ा सा लयबद्ध तरीके से जो है संगीत और लय में गाएंगे, मंत्रों को थोड़ा सा जो है लयबद्ध करके गाएंगे, गायन के रूप में करेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सामवेद।
उसके बाद फिर अगला जो है इसमें क्या है, जो यजुर्वेद है उसमें क्या है, अब उसमें जब मंत्र पढ़ेंगे उस समय हम कौन सा कर्म कांड करेंगे, क्या अनुष्ठान करेंगे, मंत्र पढ़ते समय अगरबत्ती जलाना है कि धूप जलाना है कि पानी, ठीक, इस पवित्रम करना है ये, ठीक है। तो वो क्या हो गया अथर्व वाले में, यजुर्वेद में। उसके बाद अथर्व वाला है, तो अथर्व वाला बेसिकली देखा जाए क्या है, अनार्यों के बारे में है, वो आदि लोगों के बारे में है, ठीक है। उसमें जो है उनके देवताओं के बारे में है, और वो औषधि के बारे में है, जादू टोना और मंत्र तंत्र ये सब के बारे में है। किसमें, अथर्व। इनकी रचना जो है किसने किया, अथर्व ऋषि ने किया, इसकी रचना किया अथर्व ऋषि में, ठीक है। मेघा देवांगन राइट, सामवेद, ठीक है। सामवेद वही है जिसमें सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है। भारत में जो शास्त्रीय जो स्वर है संगीत के, शास्त्रीय जो स्वर है संगीत के, उनकी उत्पत्ति कहां से है, सामवेद से। कहां से, कहां से, सामवेद से, ठीक है। और सबसे प्राचीनतम जो है जो वाद्य यंत्र माना जाता है, यही सामवेद में उल्लेख मिलता है वाद्य यंत्र का। और उसमें जो है दो दो वाद्य यंत्र बहुत प्राचीन है। नंबर 1 में क्या है, वीणा। नंबर क्या है, वीणा। वीणा समझते हैं ना, वीणा, वीणा जानते हैं, ठीक है। वीणा जो है बजाने में बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मतलब भारत में जो है डॉक्टर कलाम जी रहे हैं, कलाम जी जो है वहां भी बहुत अच्छे वीणा बजाते थे, उनको बहुत पसंद था वीणा बजाना। कौन, डॉक्टर कलाम, मतलब डॉक्टर एपीजी एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी बात कर रहा हूँ, फेवरेट व्यक्ति सबका, ठीक है। तो ये भी जो है वीणा बजाते थे ये, और बहुत प्राचीन काल में भी क्या है, वीणा ही है। और एक क्या है, मृदंग। मृदंग मतलब कौन सा वाला बात कर रहा हूं मैं, ऐसे बड़े से जो है वो कभी डुमडुबी बताते हैं, बोलते हैं ना, उसमें आकाश में जो है जब कोई बड़ा घटना हुआ, बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो शादी ब्याह हुआ देवताओं का, उसमें क्या है, बड़े बड़े ढोल लेकर के, महाभारत और रामायण में देखे होंगे, श्री कृष्ण में देखे होंगे, ऊपर आकाश में जो है लोगों से नाचते गाते रहते हैं, वही है, तो मृदंग बोलते हैं उनको। तो सब इसका उल्लेख मिलता है किसमें, सामवेद में, ठीक है। ये सब हो गया। अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा जल्दी जल्दी में। तो ये संहिता, संहिता तो मतलब क्या है, चारों को एक साथ मिलाकर हम संहिता कह देते हैं, ऋग्वेद, यजुर, साम और अथर्व। फिर ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ बताया मैंने, वही कौन सा है, कर्मकांड वाला है, वही कौन सा वाला है, कर्मकांड वाला, ठीक है। उसके बाद कर्मकांड मतलब कौन सा हो गया, कि यज्ञ हवन करना है, छोटा करेंगे कि बड़ा करेंगे, छोटा वाला करेंगे मतलब कम अवधि वाला करेंगे, 1-2 घंटे करेंगे कि 4 घंटे का करेंगे, कि 1 दिन का या 5 दिन का, ये फिर जो है 50 दिन का, समझ में आ रहा है जो कि इस तरह से है। उतना जितना ज्यादा, अब स्वाभाविक कम करेंगे तो कम दाम देना पड़ेगा, दान दक्षिणा देना पड़ेगा, ज्यादा महत्वपूर्ण वाला बड़ा वाला करेंगे तो ज्यादा दक्षिणा पड़ेगा, इस तरह। तो ये सब कहां मिलेंगे हमें, जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ वाले में। अब अरण्यक, अरण्यक में क्या है, इसकी रचना कहां पर हुई है, जंगल में हुआ है। लोग जंगल में चले गए, यहाँ जब समाज के साथ रहकर उनको कुछ खास समझ में नहीं आया तो कहां चले गए, जंगल में चले गए, और वहां पर थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी रचना कर दिए, वही क्या कहलाता है, अरण्यक। उसके बाद आया कौन सा, उपनिषद। उपनिषद में क्या है, उपनिषद, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, क्या, उपनिषद, ठीक है। तो इसमें क्या है, दार्शनिक पक्ष है, इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग आज वेद से लेकर के जो है वो उपनिषद तक। और उपनिषद के बाद आगे और जो है, एक बहुत से देवता इसमें है, तो बहुत से देवता के साथ, बहुत से देवता से जो है केवल एक देवता तक पहुंचेंगे आज हम लोग, कैसा क्या करके ये, इसलिए मैं इनको जल्दी से खत्म कर देता हूं, ठीक है। तो 4 वेद हो गया, उपनिषद हो गया, उसके बाद फिर जो है ये भी बता देता हूं फटाफट में, क्या है ये, क्या है, अच्छा वेदांत है, वेदांत इंपॉर्टेंट लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वेदांत जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका कितने उपवेद है, कितने उपवेद है, प्रशंसा मुझे रिप्लाई करेंगे कितने उपवेद है, तो 4 उपवेद है, चलो मैं ही बता देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद में जो है इसमें यहां पर समाज वाले आगे थोड़ा सा बढ़ जाता हूं मैं, वेदांत, क्या है, वेदांत। और कितने वेदांत है, वेदों को ठीक प्रकार से समझाने के लिए क्या लिखा गया, मुझे रिप्लाई करेंगे, प्रशंसा मुझे रिप्लाई करेंगे, और किरण क्लास में है कि नहीं मुझे पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो वेदों को ठीक प्रकार से जानने के लिए, क्योंकि वेद जो है वैदिक संस्कृत में लिखा गया ना, वेद जो है वैदिक संस्कृत में लिखा गया, और वैदिक संस्कृत तो सामान्य लोगों की भाषा है ही नहीं है, वहां क्या है, एक उच्च जो पुरोहित कथा कहते हैं, स्वयं को जो आर्य कहते हैं, उनकी भाषा तो आम लोगों को समझ में आता ही नहीं है, ठीक है। और वो बातें समझ में नहीं आए, मगर स्वाभाविक है उन पुरोहितों को अपना ज्यादा अनुयायी बनाना है लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा उनका भाषा सरल करना पड़ेगा। तो उनको समझाने के लिए उसने क्या किया, थोड़ा सा एक नई रचना किया, और नई रचना थोड़ा सा बात की रचना है, एक्चुअल में उत्तर वैदिक कालखंड की रचना है, उसे कहते हैं वेदांग,
उसे क्या बोलते हैं? वेदांग। वेदांग का मतलब ये हुआ कि वेदों को ठीक प्रकार से समझना है उनको। वो वेदों को ठीक प्रकार से समझने के लिए क्या किया उसने? वेदांग की रचना किया। वेदांग जो है, तो 6 वेदांग हमारे पास में, वेदों को ठीक प्रकार से समझने के लिए क्या किया? वेदांग की रचना की। वेदांग का मतलब क्या हुआ? एक नंबर 1 क्या है? शिक्षा। नंबर 2 क्या है? निरुक्त। नंबर 3 क्या है? कल्प। नंबर 4 क्या है? छंद। नंबर 5 व्याकरण। नंबर 6 ज्योतिष। राइट? ये सब क्या है? 6 वेदांग है। अब उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा फटाफट लेते हुए ये नदियों के बारे में बात कर लेता हूं। नदियों में सबसे अधिक उल्लेख किसका मिलता है? सिंधु का मिलता है। सेकंड नंबर में सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती है। गंगा का उल्लेख कितने बार है? मुझे जल्दी से रिप्लाई करेंगे उस तरफ। कौन रिप्लाई करेंगे? चलो निधि रिप्लाई करेंगे मुझे, नहीं सिद्धार्थ रिप्लाई कर दीजिए। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार है और यमुना का उल्लेख कितने बार है, ये मुझे जो है प्रशंसा रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जल्दी से है। अब इसमें जो है अलग अलग नाम है, ऋग्वेद में अलग अलग नाम है, तो कई नदी है। जैसे एक नदी इसमें, अब सिंधु का तो सिंधु ही नाम है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ कुछ नदी के नाम लेता हूं मैं। ये एक नदी है झेलम। झेलम नदी जो है, ये जो है कहां पर है? जम्मू कश्मीर में वही निकलती है और वही भारत और पाकिस्तान के बीच से बॉर्डर सीमा बनाते हुए कहां पहुंच जाती है? पाकिस्तान पहुंच जाती है। उनको वहां पर बोलते हैं नीलम नदी। उनको कहां बोलते हैं? नीलम नदी है। ठीक है, कुछ वो फिल्म है उसमें, वहां उधर झेलम जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में वो गिर गए और उस नदी में गिर गए और वहां बहते बहते कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए और उसके लिए फिर बहुत सारा फिल्म भी बन गया। ठीक, इस तरह से है। तो ये कौन सा हो गया? झेलम। तो झेलम को जो है प्राचीन नाम ऋग्वेद में क्या है? वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता। ठीक है, और पाकिस्तानी को क्या बोलते हैं? नीलम नदी। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ज्योग्राफी भी ठीक हो जाएगा। चनाब। चनाब मतलब कहां पर बात कर रहा हूं मैं? ये जो है, ये हिमाचल वाला जो है, थोड़ा सबसे ऊपरी हिस्सा से निकलता है, वहां पर जम्मू कश्मीर चला जाता है और वहां से फिर मुड़ करके जो है नीचे तरफ आ जाता है और मिल जाता है किसमें? चनाब जो है आगे रावी में मिल जाता है। ठीक है, और झेलम किसे मिलता है? चनाब में मिलता है। चनाब किसे मिलता है? रावी में मिलता है। और रावी किसे मिलता है? सतलज में मिल जाता है। सतलज यहाँ नीचे यहाँ पर है ये। और सतलज किसे मिलते हैं? सिंधु मिल जाता है। ये समझ में आ रहा है? ये तो फटाफट में कह रहा हूं मैं, नंबर 1 क्या है? सबसे महत्वपूर्ण नदी क्या है? सिंधु है। पवित्र नदी कौन सा है? सरस्वती है। ठीक है, और सबसे कम बार अभी तक रिप्लाई आया? अच्छा, राइट राइट राइट। प्रशंसा जो है 6 बार, किसका 6 बार होगा? देविका जो है, हाँ सिद्धार्थ 1 बार है। राइट राइट राइट। गंगा नदी का उल्लेख कितने बार है ऋग्वेद में? 1 बार है। यमुना की कितने बार है? 2 बार? 3 बार? 3 बार है। राइट राइट। ठीक है, इस तरह से ही है। अब इसमें देखिए, चेनाब का नाम प्राचीन क्या है? अस्किनी। रावी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी। परुष्णी नदी किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध है? दशराज्य युद्ध है। व्यास। व्यास को क्या बोलते हैं? विपाशा। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो व्यास का मतलब क्या नाम है? विपाशा। विपाशा को क्या बोलते हैं? विपाशा इनका प्राचीन नाम है, तो क्या है? व्यास। ठीक है, उसके बाद क्या है? सतलज। सतलज का जो है ऋग्वेद में नाम क्या है? सतुद्री। सुतुद्री। सुतुद्री। क्या है? सुतुद्री। ठीक है, एक और नाम है काबुल। काबुल इसका प्राचीन नाम कुभा। क्या है? कुभा। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है। काबुल मतलब अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। गोमल, उसका प्राचीन नाम क्या है? गोमती। गोमल मतलब ये गोमती नदी वर्तमान में जो है, सिर्फ जो गोमती से जो उत्तर प्रदेश वाले की बात नहीं कर रहा हूं, जो सरयू और गंडक और गोमती वाला है उसके बात नहीं कर रहा हूं। ये गोमल वाला क्षेत्र जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर वाला क्षेत्र है, वहां पर एक नदी बहती है। कौन सी नदी है? गोमल नदी वर्तमान में है, तो उसको बोलते हैं गोमती उस समय, ऋग्वेद में ये। ठीक है, और घग्गर। तो घग्गर जो है ये सरस्वती की सहायक नदी है। घग्गर जो है सरस्वती की सहायक नदी है और इनका जो उस समय नाम हुआ करता था दृष्टि। क्या नाम है? दृष्टि। और इसी घग्गर नदी किनारे कौन कौन सा है? वो पीलीबंग है और कालीबंग है। पढ़े? वो ये क्या हो गया? कहां से खुल गया? ये कहां हो गया? हाँ, हाँ, कैसे एक्टिवेट हुआ? अ, असुविधा के लिए खेद है। हाँ, आया। नहीं नहीं, फिर से। ठीक है। ठीक है। हाँ, आगे बढ़े।
ठीक है। अब इसके बाद फिर जो है ये हो गया, अब मैं और आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, ये तो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी हो गया। अब इसके बाद फिर जो है ये संस्कार वगैरह बताया दिया हूं मैंने ऑलरेडी। ये कितने संस्कार है, कितने संस्कार है, 16 संस्कार है। 16 संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार। अब 16 संस्कार में पहला संस्कार कौन सा है, गर्भधान संस्कार। और अंतिम संस्कार मतलब संस्कार मतलब कौन सा है, अंतिम संस्कार मतलब कौन सा हुआ, अंत्येष्टि। कौन सा है, अंत्येष्टि। ठीक है, अब बाकी रीजन को मैं आगे लूंगा, और ठीक है ऐसे बाकी रीजन आगे लूंगा। अब मैं जो है आगे बढ़ता हूं इस तरफ जो हमें पढ़ना है। और कल जो पढ़ाया हूं मैं उसको मैं, कल जो पढ़ाया हूं उनको मैं 5 मिनट में और ले लेता हूं, तो याद नहीं हो पाएंगे। कल कितना तारीख, 9 तारीख। कल जो पढ़े हैं हम कल क्या पढ़े हैं, आर्थिक जीवन। ठीक है, ये कल का पीडीएफ है, कल जो पढ़ाया हूं मैंने उसी का पीडीएफ है, उसको बस रिवीजन में ले रहा हूं। वैदिक सभ्यता में आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन मतलब पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब पूर्व वैदिक काल मतलब कब की बात करूं, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 बीसी से 600 बीसी। और उसके बाद का जो कालखंड है क्या है, बुद्ध काल है ये। उसके बाद का कालखंड क्या है, बुद्ध काल है, ये जो बताया था मैंने ये। ठीक है, अब इसमें जो है हम किसके बात कर रहे हैं, आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में जो है मुख्य रूप से क्या बात करना है कि पूर्व वैदिक काल में इनका आर्थिक जीवन कैसा था, और वही जो है उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, इसकी बात करते। तो उसमें क्या बताया था मैंने, पूर्व वैदिक काल में आर्थिक जीवन की जानकारी कहां से मिलती है हमें, ऋग्वेद से मिलती है। और मुख्यतः कैसा है, ये कबीलाई समाज है, ये घुमंतु प्रकार के हैं, पशुओं को चराते हैं, चारागाह खोज करते हैं और पशुओं के लिए लड़ते हैं और झगड़ते भी है। वही है, दूध दही खाते हैं, दूध दही घी और वो सब खाते हैं। और चावल तो उगाते नहीं है, थोड़े बहुत उगा लेते हैं, क्या, जौ और गेहूं। ठीक है, यही है मुख्य रूप से। तो मुख्य क्या है, ये पशुपालक है। मुख्य क्या है, पशुपालक है। पशुपालक मतलब इनका धन क्या है, गोधन है। ठीक है, धन क्या है, गोधन है। इसीलिए इंद्र की जब स्तुति करते हैं तो वो जो है पशु की प्राप्ति की बात करते हैं। और ये सब ऐसी स्तुति करेंगे तो स्वाभाविक है वो स्वर्ग में जाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, स्वर्ग में जाना है और वहां सुख सुधा प्राप्त करना है, ऐसी बातें नहीं करते। ये कहते हैं कि उनको जो है पशुओं की रक्षा करे, देवताएं उनके, ये उनको भौतिक सुख सुविधाएं जो है इसी लोक में मिलना चाहिए। तो पूर्व वैदिक काल में अगर देखा जाए तो इस तरह की बातें हैं। उत्तर वैदिक काल में फिर जो है वो स्वर्ग नरक और बाकी सब बातें हैं। ठीक है, तो पशुपालक है। ठीक है, कबीलाई समाज है, मतलब एक छोटा छोटा 100-150 लोगों का समूह है, और सब अपने पशुओं को एक साथ बाड़े में रखते हैं, एक साथ बाड़े में रखते हैं। आसपास जो है पशु मतलब गाय है, भेड़ बकरियां हैं, बैल, बैल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, गाय बहुत महत्वपूर्ण है, घोड़ा भी है। वो एक साथ जहां पर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाड़ा। ठीक है, उसके बाद पशुपालक, पशुपालक इनका मुख्य व्यवसाय हो गया। और कृषि इनका क्या है, अस्थायी मतलब गौण व्यवसाय है, दूसरा है ये बताया था मैंने, ये पूर्व वैदिक काल में है। ठीक है, उसके बाद इसका जो है अब घर वगैरह के बताया मैंने, ये हमेशा चारागाह की खोज में यहां वहां घूमते रहेगा, मतलब घुमंतु प्रकार का इनका क्या है, जीवन है। इनका जीवन कैसा है, घुमंतु प्रकार का है, अस्थायी जीवन है। मतलब ये स्थापना स्थायी घर नहीं बनाए हैं। घर अगर स्थायी नहीं है इसका मतलब घर को बहुत अच्छा नहीं बनाएगा, घास भूस वाला बना देगा, नहीं थोड़ा सा जो है उसे थोड़ा आधा दीवार मिट्टी का बना देगा, कच्ची मिट्टी का, उसके ऊपर में लकड़ी उकड़ी लगा दी और वहीं पर रहना शुरू कर दिया, एक छोटा सा कमरा बना करके ये। ठीक, इस प्रकार से मतलब बहुत अच्छा नहीं है। इनका जो है बताया था मैंने कि आकार कैसा है, गोलाकार घर और ये आयताकार घर। तो ये बना भी दिया था मैंने घर इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है उनका प्रारंभिक वाला है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में यही क्या है, परिवर्तन हो जाएगा ये। ये जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे मुख्य रूप से पहले, अभी वो सिंधु सप्त सिंधु प्रदेश वाले में पूर्व वैदिक काल में, यहाँ से तब उत्तर वैदिक काल में क्या है, यहाँ से इनका विस्तार हो जाएगा। गंगा के मैदानी क्षेत्र पर उनका विस्तार, मतलब किस तरफ, पूरब की तरफ विस्तार हो गया, दक्षिण की तरफ विस्तार होगा, और बाकी जगहों पर ये सब, ये उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है, बारिश ठीक ठाक होता है। और फिर यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा परिवर्तन आना शुरू हो गया, जिनकी जानकारी कहां से मिलेगा हमें, सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। बात ब्राह्मण ग्रंथ से है और अरण्यक से है और उपनिषद से, ये सब उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है ना, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, इससे ये। ठीक है, तो ये तो इससे जानकारी मिलती है, इसी समय से जानकारी मिलती है। इस समय तक जो है इनके लिए महत्वपूर्ण पशुपालक पहले महत्वपूर्ण इनका व्यवसाय हुआ करता था उनका, मगर अब जो है इनके लिए व्यवसाय महत्वपूर्ण क्या हो चुका है, कृषि हो चुका है ये। तो यहां मुख्य क्या है, पशुपालक है, मगर यहां पर क्या है अब वो कृषि, तो कृषि ज्यादा महत्वपूर्ण है ये।
तो स्वाभाविक है अब उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगा। तो यहां पर झगड़ा किससे करेंगे, वो जमीन के लिए करेंगे, और यहां पर झगड़ा किसके लिए होगा, पशुओं के लिए होगा वो, ठीक है, गायों के लिए होगा वो। गायों के लिए एक युद्ध होता है, गायों के लिए एक युद्ध होता है। सिद्धार्था मुझे बताएंगे गायों के लिए जो युद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं ये, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं मैं। पशुपालक महत्वपूर्ण हो गया, इनके घर वर भी बन गए, ठीक है, ये जैसे बनेंगे। यहाँ पर क्या है, कृषि महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर क्या है, लोहे का प्रयोग मिलना शुरू हो गया, लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। प्रशंसा मुझे बताएंगे लोहे के भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं, लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में जो है कहां पर मिले हैं, ये मुझे बताएंगे। यूपी में मिला हुआ है, ठीक है, एक जगह मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ है, ये मुझे रिप्लाई करेंगे ये, ठीक है। तो कृषि में क्या है, लोहे का प्रयोग। अब लोहे का प्रयोग किस लिए बनेंगे, किस लिए करेंगे, वो कुल्हाड़ी बनाने के लिए करेंगे, कुदाल बनाने के लिए करेंगे, वो हल बनाएंगे, लांगल लांगल बनाएंगे, लांगल लांगल मतलब नांगर, ठीक है। तो उसके जो नीचे गहराई में ज्यादा गुताई करने के लिए क्या है, फाल बना देंगे, लोहे की पतली पट्टी लगा देंगे, थोड़ा ज्यादा गहराई तक जुताई कर सके, जिससे उत्पादन ज्यादा हो, राइट। इस तरह से ये तू बताया था मैंने, ये तो वो मिला हुआ है हमें। तो कृषि के क्या है, लोहे के प्रयोग किए, तो उसमें अब लोहे के उनके हसिया बन रहे हैं, ठीक है, उनके बोलते हैं दात्र। दात्र दात्र मतलब क्या है, ऐसे छोटे छोटे दांते बना देते हैं, ऐसे बनाए लोहे के जैसा, टेढ़ा बना दिए, हसिया समझते हैं ना, हसिया, ठीक है। तो उसमें जो है वो दांते वाला बनाए हैं, बिल्कुल। और उसका जो ऋग्वेद में नाम मिलता है दात्र, ऋग्वेद में नाम क्या मिलता है, दात्र। हसिया का नाम मिलता है ऋग्वेद में दात्र, क्या नाम मिलता है, दात्र। तो दात्र जब कहेंगे तब क्या है, हसिया है। वैसे ही जो है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी भी क्या है, अब लोहे की बनेंगे। और खूब सारा पूरा जितने भी इस तरफ जो है, ये जो गंगा के मैदान में जो पेड़ है ना, वो पेड़ों की पूरी सफाई कौन कर देगा, पूरे एक काट देगा, काटता चला जाएगा, काटता चला जाएगा, जमीन का विस्तार करता चला गया, उर्वर भूमि है, अब उनको और अधिक जमीन चाहिए, और अधिक भूमि चाहिए, ज्यादा पेड़ काटेगा, जल्दी जल्दी पेड़ काटेगा, और काट करके पूरे पेड़ को समाप्त कर देगा। पेड़ों को अधिकतम मात्रा में किसने काट दिया, यही लोग काटे होंगे पहले, यही हुआ ना, ठीक है। तो ठीक है, हाँ। तो अब यहां से आगे बढ़ गया मैं, तो लोहे का प्रयोग हुआ, तो यहां से क्या हो गया, वो खेती विधि करना बहुत अच्छा आसान हो गया। मौसम तो बहुत अच्छा है, बारिश वारिश भी ठीक ठाक होता है उस क्षेत्र में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ भूमि है, खेती करना ठीक ठाक जानते हैं, उत्पादन की मात्रा बढ़ गया, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है। अनाज के उत्पादन तो पहले तो है गेहूं जौ जैसे कुछ करते थे, मगर अब यहाँ पर चावल वगैरह भी बहुत ठीक ठाक मात्रा में करना शुरू कर दिया। वेरी गुड, प्रशंसा भी, अंतरजी खेड़ा, देविका अंतरजी खेड़ा, राइट, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। घोसू घोस ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा, डाटा क्या बोल रहे हैं, कुछ थोड़ा सा स्पष्ट बोलेंगे समझ में आएगा, ठीक है। ये तो अब यहाँ पर क्या है, आर्य और अनार्य दोनों आपस में मिलजुल कर रहना शुरू कर दिए। अब खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए। और वो जो पहले पुरोहित हुआ करते थे पूर्व वैदिक काल में, अब पुरोहित जो है वो क्या है, ज्यादा दान दक्षिणा लेना शुरू कर दिए, और दान दक्षिणा में जमीन लेना भी शुरू कर दिए, ठीक है। अब जमीन को दान दक्षिणा में लिए, अब उस पर क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। खुद तो खेती बाड़ी नहीं करेंगे, किनको, अपने अनुयायियों को तो ज्यादा अनुयायी बनाएंगे अब वो, ठीक है। अब वो वहां पर जब थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा, यहाँ पर तो क्या करेगा, वो दक्षिण की तरफ जाएगा, ठीक है। अब वही जो है फिर आगे जो है वो वही जो है आगे जाएगा, आगे मतलब कहां पर, छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। और छत्तीसगढ़ में आकर के जो है कुछ लोग अपना निवास वही जो है वो कोई राजिम के आसपास, कोई तुरतुरिया के आसपास, कोई सिहावा के आसपास, कोई वो कांकेर में, कोई बस्तर में, क्या है, और ऋषि मुनि आकर वहीं पर रहेंगे, और अपने अनुयायी किसको बनाएंगे, यहाँ के जनजातियों को, ठीक है। और वही फिर उनके लिए खेती बाड़ी करेगा, तो कृषि का क्या होगा, विस्तार होगा, ठीक है। और अनुयायी किसके बनेंगे, बढ़ेंगे, पुरोहितों के। तो पुरोहित की महत्ता क्या है, बढ़ती चले जाएगी, ज्यादा दान दक्षिणा मिलेगा, और ज्यादा दान दक्षिणा मिलेगा इसीलिए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यज्ञ करने की बात करेगा। एक यज्ञ नहीं, अब तो बहुत से प्रकार के यज्ञ, यजुर यज्ञ, ठीक है, वो राजसू यज्ञ है, ठीक। उसके बाद फिर जो है और कई प्रकार के यज्ञ, छोटा करेंगे, सत्यनारायण की पूजा बना दिया, जानते हैं 2 घंटा नहीं, अगर 2 घंटा में करवा दिए, थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे तो थोड़ा 5 घंटा करवाएंगे, इस तरह का ये, ठीक है। ये तो अब उत्पादन की मात्रा बढ़ गया, उत्पादन की मात्रा बढ़ गया तो सब क्या होगा, अब उसी उत्पादन पर जो है किसका अधिकार हो उसके लिए झगड़ा करेंगे। अब ब्राह्मण तो जो है वो दान दक्षिणा लेकर के बिना कुछ काम किए उनको मिल जा रहा है, उसमें कुछ समस्या नहीं है, वो तो हो गया। उसके बाद वो जो पहले जो है जो राजन्य हुआ करता था, अब वो यहाँ पर शक्तिशाली हो जाएगा, मैं सबको सुरक्षा दे रहा हूं तो मुझे अब ज्यादा कर चाहिए, ज्यादा टैक्स चाहिए। पहले वो बलि लेते थे, बताया था मैंने क्लास में, बलि, ठीक है, तब वो ज्यादा बलि की मांग करेगा,
क्या है, ज्यादा बलि की मांग करेगा ये, ठीक। तो ये अब यहाँ पर लड़ाइयां किसके लिए हो जाएंगे, पशु के साथ साथ, पशु के तो हो गया, पशु मतलब क्या है, अब वो क्या है, जमीन की लड़ाई होंगे, भूमि के लिए, पशुओं के लिए क्या है, भूमि की लड़ाई होगी, ठीक है। ये इस प्रकार से अब ये जो है कैसा है इनका, अब इस परिस्थिति कैसा है, एग्रीकल्चर बहुत डेवलप्ड हो गया, उत्पादन बहुत ठीक ठाक मात्रा में होता है। अब जो अधिक मात्रा में उत्पादन होता है उनको बेचना है तो व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। व्यापार वाणिज्य कहाँ उनको बेचेंगे कहां पर, जहां पर थोड़ा ज्यादा लोग रहते हैं। मटका बनाने वाला जो है वो कुंभकार, वो अपना मटका लेकर कहां जाएगा, जहां पर ज्यादा लोग जिस बस्ती में रहते हैं, बड़े बस्ती में रहते हैं ये, वहां पर, ठीक है, वो है। और जिनके पास ज्यादा जो है वो दूध दही घी हो जाएगा तो कहां पर, वही बड़े नगर में जाएंगे बेचने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है वैसे जो बढ़ई है, रथ बनाने वाला है, बढ़ई क्या है, बढ़ई के लिए एक शब्द बताया था मैंने, प्रशंसा, मुझे रिप्लाई करेंगे बढ़ई, जो रथ बनाते हैं उनका नाम क्या है, ऋग्वेद में क्या शब्द उपयोग किया है, गविष्टि, राइट, प्रशंसा गविष्टि है, वो वाला जो है, जो लड़ाई जो है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाँ, रथ बनाने वाले क्या बोलते हैं, तक्षण, कहता है तक्षण, ठीक है। और वैसे ही फिर कुछ जो तांबे वाला काम करते हैं ताम्रपार कहते हैं, कांसे वाला काम करता है तो कसेर कह देंगे, और वो जुलाहे वाला कपड़ा बनाने वाला है तो जुलाहे कह देंगे। ये सब इसमें है ये, तो ये सब क्या है, अब उसकी मात्रा बढ़ती चली गई। इससे क्या हुआ, व्यापार और वाणिज्य की मात्रा बढ़ा और एक बड़े बड़े नगर बनना शुरू हुए। जो पुराना बस्ती था पूर्व वैदिक काल में, अब धीरे धीरे यहां से नगर बनना शुरू, और ये 600 बीसी आते तक, ये 600 बीसी आते तक यहां पर कई बड़े बड़े नगर बनने शुरू हो गए उत्तर वैदिक काल के अंत में। अब कई बड़े नगर का मतलब क्या हुआ, पाटलिपुत्र है, राजगृह है, गिरिवज्र है, काशी है, कोसल है, अंग है, समझा रहे, ये उज्जैन है, ये सब बहुत बड़े बड़े नगर है। छत्तीसगढ़ में सिरपुर है, आरंग है, ये सब बड़े महत्वपूर्ण नगर बन गए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है, अब आगे मैं इसमें शिल्पकार बताया था, पहले कुम्भकार थे। तक्षण, ये क्या है, बढ़ई के लिए है। तक्षण किसके लिए है, बढ़ई, इनको तक्ष भी कहते हैं ये, इनको क्या बोलते हैं, तक्षा। कांसे के कारीगर क्या बोलेंगे, कसेर कहेंगे। तांबे के कारीगर को क्या बोलेंगे, ताम्रकर कहेंगे, ताम्रकर, ठीक है। और देखो एक जगह इंपोर्टेंट बताए, ये रथ, तक्षण मतलब कौन सा आता है, बढ़ईगिरी काम करता है, बैलगाड़ी बनाता है, ठीक है, और रथ बनाता है ये, ठीक है। तो उसमें एक रथ मिला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। सिनौली एक जगह है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम क्या है, सिनौली। कौन सी बात कह रहा हूं मैं, सिनौली। सब लोग मुझे रिप्लाई करेंगे सिनौली लिख करके, सिनौली लिख करके, SIN जो भी लिख करके है, ठीक है, सिनौली। तो सिनौली बहुत महत्वपूर्ण जगह है, ये कहां पर है, यूपी में है। और यहां से जो है अभी हाल ही में उत्खनन हो रहा है उस क्षेत्र में, वहां पर क्या मिला है, रथ मिला हुआ है, ठीक है, रथ। और रथ वैसा जैसा कि वो अर्जुन वो महाभारत में लड़ते थे, लगभग उस तरह का रथ, ठीक है। और उनके साथ साथ जो है वो तलवार मिला है, उसी वो कहां पर से, सिनौली से क्या मिला है, तरवाल। और तरवाल मानते हैं कि ये जो है महाभारत काल का है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वो रथवत महाभारत के समय युद्ध हुआ था ना, वही है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग इनको वो, ठीक है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट और क्या है, धनुष, कृपाण, धनुष, बाण, ये सब इनके लिए महत्वपूर्ण है। भाले इनके लिए महत्वपूर्ण है। ये चटाई बनाने वाले, इनका उल्लेख ऋग्वेद में बहुत बार है। अब चटाई बनाने वाला मतलब क्या है, अब उसमें पशुपालक तो है ये पूर्व वैदिक काल में, तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अब दोपहर में पत्नियां जो है खाने लेकर जाएंगे तो कहां बैठकर खाएंगे, चटाई के ऊपर बैठ के खाएंगे, इसलिए चटाई बनाना बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए, ठीक है। एक ही जो है किवास, किवास जो शब्द है ऋग्वेद में मिलता है, हल चलाने वाले क्या बोलते हैं, किवास। हल चलाने वाला मतलब नांगल जोतने वाला, ऐसा समझ लीजिए। नांगल जोतने वाला क्या बोलते हैं, किवास कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है, वैक नॉट। आईएएस के जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें पूछा गया वैक नॉट, क्या है, वैक नॉट। वैक नॉट जो है ऋग्वेद में शब्द एक प्रयोग करते हैं उसके, तो ये क्या है एक्चुअली, इसका मतलब क्या होता है, सूदखोर। क्या बोलते हैं, सूदखोर। अब सूदखोर का मतलब क्या है, सूद मतलब क्या होता है, ब्याज, ठीक है। महाजन है समझ लीजिए ये, और महाजन के बारे में जानते हैं, उनका मुनि भी जानते हैं कैसे होते थे वो, इस तरह का। तो वो इनको अच्छा नहीं माना जाता था, ये ब्याज में धन, और किसको धन देंगे ब्याज में,
वही जो है जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, इनको वो, ठीक है। वाप्ती, नाई, अब नाई तो वर्तमान में थोड़ा सा बड़ा प्रोफेशनल हो जाएंगे, तो अब तो बड़ी बड़ी ब्रांडिंग हो गया है नाइयों का भी है, ठीक है। तो नाई के लिए ऋग्वेद में क्या है, वाप्ती ये शब्द प्रयोग करते हैं। नाई के लिए क्या है, वाप्ती। नौ, 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 इसको ऐसा कर देता हूं और बढ़ा देता हूं, नौ। नौ मतलब क्या होता है, नाव। नौ मतलब क्या है, नाव। तो ऋग्वेद में नौ शब्द प्रयोग किया हुआ है, क्या है, नाव। उसके बाद फिर जो है नाव, नाव अगर कोई चलो बैठ गया कोई, ठीक है, अब नदी को पार कर रहे हैं, उनका नदी को पार करने से क्या है, उनको खेना पड़ेगा नाव को। तो नाव को खेने के लिए क्या चाहिए होता है, पतवार चाहिए होता है ऐसा, जिनको ऐसे पकड़ते हैं और उससे पानी में धक्का देते हैं और आगे बढ़ते जाता है, तो उसके बोलते हैं नाव का जो पतवार है उनको बोलते हैं अरीज। क्या बोलते हैं, अरीज, ठीक है। और जो नाविक है, नाव जो खेता है, उनको बोलते हैं अरित्री, ठीक है। तो नौ क्या है, नाव है। अरिज क्या है, नाव का पतवार है। अरित्र क्या है, नाविक है। वाप्ती कौन है, नाई है। वैकनाट कौन है, सूतकोर है। किवासा हल चलाने वाले को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आगे इसमें ये थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर इसमें और इस तरफ भी लेता हूं थोड़ा समय, क्या है, हाँ, ये उत्पादन बढ़ गया। अब उत्पादन बढ़ गया तो उस पर अधिकार के लिए क्या है, अब अलग अलग प्रयास करेंगे। राजा प्रयास करेगा उनको मिल जाए, पुरोहित प्रयास करेगा उनको मिल जाए, और ऐसा करके उसने फिर धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य की मात्रा बढ़ती चली गई। इससे फिर क्या है, बड़े बड़े केंद्र बन गए, कुछ राजनीतिक केंद्र बन गए, फिर धार्मिक केंद्र बन गए, फिर कुछ क्या है, राजा शक्तिशाली हो गया, और राजा बहुत शक्तिशाली हो गया, अब सैनिक वगैरह सब रखना शुरू कर दिए। इसके बाद फिर जो है अपने राज्य का विस्तार भी किया, और धीरे धीरे जो है छोटा, पहले जो है जन समूह हुआ करता था, आगे वो जनपद बन गया। वो जनपद कई जनपदों को मिलाकर क्या बना लिया गया, 600 बीसी के आसपास आते आते महाजनपद बना लिया। महाजनपद, जिनकी भगवती सूत्रम जो जानकारी मिलती है, 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये भगवती सूत्र जो है जैन धर्म के ग्रंथ है, उसमें जानकारी मिलती है कितने महाजनपद, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन है, मगध। कौन सा है, मगध। दूसरा महत्वपूर्ण महाजनपद है वो है अवंती। कौन सा है, अवंती। समझ में आ रहा है ये, इस तरह से अवंती, और दूसरा क्या है, मगध। ये मगध महाजनपद बहुत शक्तिशाली है। इनका जो राजधानी है, 3 राजधानी चेंज हुआ है अल्टरनेटिव बेसिस पर। एक है राजगृह है, गिरिवज्र है, और पाटलिपुत्र। बहुत महत्वपूर्ण, पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान गंगा किनारे बसा हुआ जो भाई बिहार का प्रमुख नगर, उनकी राजधानी क्या है, पटना, ठीक है। और उस तरफ जो है जो अवंती महाजनपद, उनका जो राजधानी जो है, ठीक है, उनकी राजधानी क्या है, उज्जैन। क्या है, उज्जैन। ये तो 16 महाजनपद वाला। तो ये तो इस समय बड़े बड़े नगर बन गए। अब बड़े नगर मतलब गंगा के मैदानी क्षेत्र में क्या है, काशी बहुत महत्वपूर्ण नगर इस समय। ये व्यापार वाणिज्य के केंद्र के साथ धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र। अयोध्या ये बहुत महत्वपूर्ण नगर इनमें से। उज्जैन बहुत महत्वपूर्ण नगर। तक्षशिला बहुत महत्वपूर्ण। छत्तीसगढ़ में सिरपुर है, आरंग है, मल्हार है, ये सब बड़े महत्वपूर्ण नगर है। सिरपुर में भी विश्वविद्यालय भी है, कुछ इतिहासकारों का अनुमान है। चंपा और कई है ये, ठीक है। 16 महाजनपद, उनकी राजधानी सब पढ़ेंगे। अब ये कब का है, 600 बीसी तक पहुंचने वाले हैं हम, यहां से इधर आगे बढ़ जाएंगे तो, ठीक है। मगर अभी हम इस तरह, अब ये वाला हो गया, अब इसमें यहां पर आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। हाँ, यहां पर पूर्व वैदिक काल में धातु वाला, धातु शिल्प वाला, तो धातु शब्द के लिए, धातु शिल्प के लिए एक शब्द मिलता है ऋग्वेद में, आयास। क्या है, आयास। तो आयास, तो इसमें श्याम आयास और दूसरा कृष्ण आयास, इसका उल्लेख मिलता है। अब किसके लिए प्रयोग करते थे ये इसमें स्पष्टता नहीं है, ठीक है। मगर लोहे का प्रयोग ये नहीं करते थे, ये बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब तांबे और कांसे का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर जो है ये सब जितने भी है सब इनसे क्या बनाते हैं, इस धातु से क्या बनाएंगे, अपने लिए कुछ उपकरण वगैरह बनाएंगे। खेती बाड़ी तो बहुत पूर्व काल में कुछ खास करते नहीं है, तो थोड़े बहुत जो करते हैं उनके लिए उनके पर औजार बनाएंगे, तो हथियार बनाएंगे, ये सब जो है ये तो। और इसमें जो है ये आयस के लिए जो है ऋग्वेद में आयस की जो है जो तेज है, अग्नि की जो तेज है, अग्नि उनका एक महत्वपूर्ण देवता है, तो अग्नि की जो तेज है, वेग, अग्नि की तेज समझते हैं, तेज मतलब समझते हैं उनका, अग्नि की जो लपटें निकल, जब आग को जलाया जाता है तो उसमें क्या निकलती है, आग को बहुत तेज जब जल रहा हो,
ठीक है, तो वो लपटें निकलती है, ठीक है, और उसमें ही जितने भी टेम्परेचर है उसका जो ताप है एक्चुअल में उसी में समाहित होता है, उसी में निहित होता है ये। इसमें उनको बोलते हैं ओज, उनका तेज, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो वही तो अग्नि का जो तेज के समान जो है उसको बोलते हैं अयस, ठीक है। ये उसके बाद व्यापार और उद्योग वाला है। तो पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था। वस्तु विनिमय मतलब क्या है, जिनको बार्टर सिस्टम कहते हैं, बार्टर इंग्लिश में कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम मतलब क्या है, वस्तु विनिमय। मुझे जो है अगर अभी मान लो भूख तो लगी रहे, ठीक है, और मेरे पास चलो पेन है, मगर मुझे चलो खाने के लिए कुछ चलो जो भी चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पैसा नहीं है उपयोग, पैसा उपयोग में होता ही नहीं है, तो क्या करूंगा, मेरे पास पेन है तो पेन को दे दूंगा और मुझे वहां से समोसा, समोसा तो नहीं, दूसरे कोई आइटम ले लेंगे। ये तो क्या है, वस्तु विनिमय, समझ में आ रहा नहीं। तो पहले प्रारंभिक जीवन में जो है ये ऋग्वेद काल में जो क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली है ये। वो बाद में जो है बाद में जो है उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतमान, क्या शब्द है, निष्क और सतमान। देखो निष्क और सतमान दो शब्द है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। हालांकि मुद्रा नहीं है, बेसिकली ये एक आभूषण है। बेसिकली क्या है, एक आभूषण है, मगर इनका भी प्रयोग जो है कभी कभी वहां वस्तु विनिमय के बीच में करते थे ये, ठीक है। इनके साथ साथ ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है, ये ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि ये पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद के जो है वो पर्टिकुलर जो है वो 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है कि ये पूर्वी और पश्चिमी जो समुद्र है। अब पूर्वी समुद्र मतलब कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाला, और ये पश्चिमी समुद्र मतलब कौन सा, अरब सागर वाला। और ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये सप्त सिंधु क्षेत्र है, ये सप्त सिंधु क्षेत्र हो गया, और वहां से इस तरफ यहाँ तक दक्षिण तरफ आएंगे ना तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, जहां से भी निम्नदाब चक्रवात बन गए हैं, और वही यहाँ पर बारिश करवा रहे हैं बड़ी मात्रा में, देख रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर निम्न दाब वाला केंद्र बन गए हैं, और यही जो है घूमते घूमते यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी है इस तरह से, ठीक है। तो ये अरब सागर वाला हो गया ये। तो अब ये समुद्र के बारे में मतलब ये क्या है, इनका थोड़ा दक्षिण की तरफ इनका क्या है, पलायन मतलब विस्तार हो रहा है ये, ठीक है। 10वें मंडल में जो है पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है, राइट, मतलब इनका विस्तार हो गया है ये, ठीक है। इसमें एक और शब्द है श्रेष्ठीन, ये एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीएससी में, क्या है, श्रेष्ठीन श्रेष्ठीन। और श्रेष्ठीन का मतलब क्या होता है, धनी व्यक्ति। तो ज्यादा धनवान व्यक्ति होगा उनको क्या बोलेंगे, श्रेष्ठीन। अभी जैसे कि वर्तमान में कुछ लोग क्या बोलते हैं, मिलीनियर है, फिर कुछ कहेंगे बिलीनियर है, ठीक है, और उसके बाद कुछ ट्रिलियन अगर कर लेगा तब उसको ट्रिलियनियन कह देंगे ये, ठीक है। इस तरह से कोई अब लखपति दीदी, दीदी लाख रुपए के जो है स्वामी है, तो क्या बोलेंगे, लखपति, ठीक है। उसका करोड़पति, तभी लखपति दीदी योजना, मालूम है ये, इस तरह से ये। तो ये सब जो है, अब ये सब जो है बहुत हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा, आप समझेंगे धर्म दर्शन के बारे में। 1 घंटा तो यही हो गया, तो मैं जो है अब 5 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे ये, राइट। इसमें सभी लोग हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे कि 5 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए। उसके बाद फिर मैं बहुत मजेदार एक नया टॉपिक, नया तरीके से पढ़ाने वाला हूं। कौन सा है वो, वैदिक सभ्यता में धर्म और दर्शन, मगर सिर्फ 5 मिनट के बाद, राइट।